अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मैं तुम्हारी तलाशी ले रहा हूँ। अगर इस दौरान तुमने कोई हरकत की तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। इस बात को जहन में रखना। मेरे मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल सकी। मैं खामोश खड़ा रहा। आने वाले ने पिस्तौल की नाल मेरे सीने पर रखी और उसके बाद मेरे लिबास की जेबों में जो कुछ था वो निकाल लिया। बस थोड़े से पैसे, मेरा कुली का बैज, शनाख्ती कार्ड और रजिस्ट्रेशन कार्ड जो सुर्ख कमीज पहनते वक्त मेरे सीने पर लगा होता था निकाल लिया और उसके बाद वो शख्स कई कदम पीछे हट गया। इन तमाम चीज़ों को देखने की बजाय उसने गुर्राई हुई आवाज़ में कहा, कौन हो तुम? अब मेरा बोलना ज़रूरी था। खौफ का कोई एहसास अब भी मेरे दिल में नहीं था, लेकिन बस वो बंद कैफियत ख़त्म हो गई थी। गर्जदवार आवाज़ फिर सुनाई दी। मैं पूछता हूँ, कौन हो तुम? मेरा नाम जलीस है जनाब। कहाँ के रहने वाले हो? इसी शहर का। यहाँ क्या कर रहे हो? मुआफ़ी चाहता हूँ जनाब, ये जगह मुझे बेहद पसंद है। बस ऐसे ही बैठा हुआ था। किसी पागल खाने से भागे हो? नहीं। तो फिर ये बैठने की जगह है, आम लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। और तुम अपने आप को ख़ास कहना चाहते हो? जी नहीं। फिर पागल कहना चाहता हूँ अपने आप को। अब मैं पूरी तरह संभल गया था। बकवास कर रहे हो मुझसे? नहीं जनाब, लेकिन एक सवाल का हक मैं भी रखता हूँ। कैसे सवाल का हक? आप कौन हैं? क्या आप पुलिस वाले हैं? मुझे नहीं जानते। देख सकता तो ज़रूर जान सकता। जिस जगह तुम मौजूद हो वो मेरी मलकियत है। वो क्या आप ताहिर अली साहब हैं? जी, बंदा वही नाचीज़ है। आप मुझे बताइए, इस टूटी हवेली में जहाँ चारों तरफ से आने के रास्ते मौजूद हैं, जहाँ कोई दरवाज़ा नहीं, सिर्फ ईंटों के ढेर हैं, वहाँ अगर कोई आ जाए तो उस जुर्म की नौइयत क्या होगी? लेकिन मैं आपसे कोई बहस नहीं करना चाहता। आप हुक्म दें तो यहाँ से चला जाऊँ। अगर इजाज़त ना हो तो अपने दोनों हाथ आपको पेश कर दूँ। वादा करता हूँ कि जुम्बश भी नहीं करूँगा। बांधने की कोई चीज़ अगर आपके पास नहीं तो सिर्फ हुक्म फरमा दीजिए। जहाँ फरमाएंगे चला चलूँगा। आप मुझे बंद कर दीजिए, उसके बाद आप मुझे पुलिस के हवाले कर दीजिए। चंद लम्हात के लिए दूसरी तरफ खामोशी तारी हो गई। फिर टार्च उठा कर देखी गई। मेरी जेब से निकले हुए सामान का जायज़ा लिया गया, लेकिन पिस्तौल का रुख मेरी ही जानब था। आवाज़ आई, कुली हो? जी हाँ। यहाँ रेलवे स्टेशन पर हो? जी। मगर बेवकूफ़ आदमी यहाँ क्या कर रहे थे? बैठ जाओ, हुक्म दिया गया और टार्च बुझा दी। तारों की मदम छाँव इतनी हल्की भी नहीं थी कि मदहम मदहम नाकूश नज़र आ जाएं। मैं ताहिर अली साहब को पहचानता था। बहरहाल एक बड़ी शख्सियत थी हमारे शहर की। मैंने कहा, जनाब, ये बात मेरे इल्म में है कि ये आपकी हवेली है, लेकिन मैं एक बात आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ, अगर आप यकीन करें तो। बताओ। असल में जनाब, पूरे शहर या पूरी बस्ती में ये जगह इतनी पुरसकून है कि मैं अक्सर यहाँ आ जाता हूँ। मुझे यूँ लगता है जैसे मेरे दिल के तार इस हवेली की ईंटों से बंधे हुए हैं। यहाँ आने के बाद मुझे एक अनोखे सुकून का एहसास होता है। वरना आप खुद ख्याल फरमाइए कि इन ईंटों में ऐसी कौन सी कीमती शय है जिसे मैं उठाकर यहाँ से ले जाऊँगा। ताहिर अली साहब खुद भी मुझसे कुछ फासले पर बैठ गए। उन्होंने पिस्तौल भी वापस रख लिया और कहने लगे, जलीस है तुम्हारा नाम? जी हाँ। कहाँ रहते हो? रहता था जनाब। क्या मतलब? जनाब, एक फजूल सी कहानी सुनने को मिलेगी आपको। आप जितनी बड़ी शख्सियत के मालिक हैं, मेरे लिए यही एजाज़ क्या कम है कि मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। मेरी कहानी आपके लिए एक बेमकसद सी बात साबित होगी। देखो, मैं जो कुछ पूछ रहा हूँ मुझे उसका जवाब दो, कहते रहो।
मैंने अर्ज किया ना रहता था, इसका मतलब पूछ रहा हूँ। एक घर था मेरा, मैंने अपने मोहल्ले और घर का पता बताते हुए कहा। हाँ फिर? बाप नहीं था, माँ थी। बोलते रहो। माँ मुझे तालीम दिला रही थी, ना जाने क्या क्या इरादे थे उसके दिल में मेरे लिए। हर माँ की तरह वो भी मुझे इस कायनात में बड़ा आदमी बनाना चाहती थी, लेकिन तकदीर मुझे छोटा करने पर तलतुली हुई थी। मैं छोटा आदमी रह गया और माँ मर गई। क्या मतलब? हाँ, उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। मैंने ग्रेजुएशन किया और जिस दिन मेरा रिजल्ट आया उसी दिन माँ मर गई। पड़ोसियों ने बताया कि उसे कैंसर था। मुझसे छुपाई रही थी वो कि कहीं मेरी तालीम मुतासर ना हो। इस तालीम की मद में उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। वो घर भी जिसमें हम रहते थे और बाकी सब कुछ दांव पर लगा दिया था और उसने आखिर ज़िंदगी ख़त्म कर दी। अब उसके बाद मेरे लिए इस दुनिया में और कुछ नहीं रह गया था। और फिर वो घर जो मेरी तालीम के सिलसिले में रहन कर दिया गया था, मुझे खाली करना पड़ा। करबो जवार के लोगों ने मुझे पेशकश की कि मैं उनके साथ रहूं, लेकिन मैं वहां नहीं रहना चाहता था, क्योंकि माँ की यादें वहां के गोशे गोशे से लिपटी हुई थी। बहुत सी जगहें तलाश की, रेलवे प्लेटफार्म की बेंचों ने मेरी मुश्किल का हल बताया। काफ़ी अरसे से वही बेंचें मेरा घर हैं और ज़िंदगी गुजारने के लिए वहाँ के हमदर्द इंसानों ने मुझे कुलियों का ये बैज अता कर दिया है। ज़िंदगी गुजारता हूँ, यादें जब मेरा पीछा करती हैं तो यहाँ निकल आता हूँ, यूं ही आवारा गर्दी करता हूँ। एक दिन इस हवेली की जानब निकल आया था। ईंटों और पत्थरों के ढेर पर जो सुकून मुझे हासिल हुआ, मुझे यूं लगा जनाब जैसे कायनात भर की तमाम रूहें यहाँ जमा हो जाती हों और आपस में सरगोशियाँ करती हों। हवाओं के इन झोंकों में मैं अपनी माँ की आवाज़ और उसकी खुशबू की तलाश में सरगर्दा रहता हूँ कि शायद वो खुशबू मुझे कभी महसूस हो जाए। बस ये मेरा जुर्म है कि अक्सर यहाँ आकर बैठ जाया करता हूँ। दूसरी जानब मुकम्मल खामोशी तारी थी। ताहर अली साहब के मुंह से आवाज़ नहीं निकली थी। बहुत देर तक मैं भी खामोश रहा। जो अल्फाज मैंने कहे थे उनमें मेरे जज्बात ज़रूर मौजूद थे, लेकिन हकीकत ये है कि इस वक्त ये एक बहाना था। ताहर अली साहब कुछ सोचते रहे, फिर बोले तो उनका लहजा बदला हुआ था। हाँ बेटे, तन्हा इंसान के लिए ज़िंदगी बड़ी खटन हो जाती है। तुमने मेरा दिल दुखाया है, माफ़ करना, मैं भी हक बजानब था। नींद नहीं आ रही थी मुझे, यूं ही अपनी खिड़की में खड़ा हुआ था कि मुझे यहाँ नकलो हरकत महसूस हुई। ना जाने क्यों तजस्सुस इस कदर बढ़ गया कि मैं तुम्हें देखने के लिए चल पड़ा, लेकिन एहतियातन मैंने टार्च और पिस्तौल साथ ले लिया था। कोई गलत शख्सियत भी हो सकती थी। अगर तुम्हारी दिल आज़ारी हुई है तो मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ, ताहर अली ने कहा। देखिए जनाब, बुजुर्गों ने गलत नहीं कहा। बड़ाई नस्लों से नस्लों में मुंतकिल होती है। आप अगर कोई नौदौलतिये होते तो आपका लहजा और आपकी आवाज़ मुख्तलिफ होती। मेरी किसी बात पर यकीन नहीं करते, लेकिन पुश्तों से आप बड़े चले आ रहे हैं और खून के वो सुर्ख ज़र्रात जिनमें बड़ाई पोशीदा होती है आपके वजूद में मुतहरक है। इसलिए आपने मुझ जैसे हकीर कुली के सामने माफ़ी के ये अल्फाज कहे। जनाब, मैं शर्मिंदा हूँ। बस इतनी सी बात थी जिसके लिए मैं यहाँ आ जाया करता था। आपकी इजाज़त हो तो दोबारा यहाँ आऊँ, वरना फिर कभी यहाँ का रुख नहीं करूँगा। बैठे हुए थे ना अभी तुम? जी मैं समझा नहीं। मेरा मतलब है कि अभी तो तुम यहीं बैठे हो ना? जी यकीनन। तो बैठो, थोड़ी सी बातें करेंगे। आपका दिल मेरी तरफ से साफ हो गया है। हाँ, और आपने यहाँ मुझे आने पर माफ़ कर दिया। शर्मिंदा ना करो, वजह बता चुका हूँ। खुदा की कसम ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो हैरान हो रहा हूँ ताहर अली साहब कि आप इस कदर नर्मो शरीफ इंसान हैं। छोड़ो इन बातों को। ग्रेजुएशन किया है तुमने, अब शर्म आती है उस पर? नहीं बेटे, माँ बाप ऐसे ही होते हैं। शायद कुदरत का निज़ाम है। वालिदैन अपनी औलाद से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, लेकिन मेरा दावा है कि औलाद वालिदैन से इतनी मोहब्बत नहीं करती।
अगर इत्तेफाक से कहीं ऐसी किसी मोहब्बत की झलक नजर आ जाए तो हैरत होती है। बहरहाल तुम अपने आप से बददिल ना हो, जिंदगी तो बहुत तवील है। इस तवील जिंदगी को एक जख्म की मानत नहीं गुजारना चाहिए। हर एहसास मिट जाता है, हर गम दूर हो जाता है, जाने वाले वापस नहीं आते, उनके लिए बेटे सब्र करना पड़ता है। और सब्र किसे कहते हैं? वो मजबूरी का दूसरा नाम है। हम जब बेबस हो जाते हैं तो अपने आप को साबिर कहने लगते हैं। हालांकि हमारे दिल के छुपे हुए गोशों में वो मोहब्बतें कभी नहीं मरती। खैर, मैं संजीदा गुफ्तगू करने लगा हूँ। बेटे, क्या नाम बताया था तुमने अपना? जी जलीस। मुझे तो तुम जानते हो, ताहर अली है मेरा नाम। जी, बड़ों की बात को बड़ों की बात समझते हो या एहसान? नहीं, बड़ों का एक मकाम होता है और आपका मकाम तो बहुत ऊंचा है, क्योंकि दुनियावी तौर पर भी आप बड़े आदमी हैं, लेकिन अंदर से भी आप बड़े ही आदमी निकले। इन अल्फाज का बेहद शुक्रिया। अब मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। हुक्म दीजिए, यहाँ से कहीं भी जाओ, कल 10 बजे नई हवेली में आ जाना। मेरे पास चौकीदारों से मैं कह दूंगा कि तुम्हें मेरे पास पहुँचा दें। मुझे तुमसे काम है। जी, बेहतर हाजिर हो जाऊंगा, मैंने जवाब दिया। मुझे इजाज़त दो, ताहर अली ने कहा और अपनी जगह से उठ गए। फिर वो खामोशी से पलटकर वापस चल पड़े थे और मैं उन्हें देखता रह गया। बहुत से ख्यालात थे मेरे जहन में, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन बहरहाल वो बड़ा आदमी मेरे दिल पर अपना नक्श छोड़ गया था। अब उसके बाद यहाँ बैठे रहने का कोई जवाब नहीं था। मैं थोड़ी देर के बाद वहाँ से वापस चल पड़ा। जिसके लिए आया था वो नहीं आई थी और आना भी नहीं चाहिए था उसे। ये तो मेरी दीवानगी थी जो मुझे यहाँ ले आई थी, और अपने इस दीवानगी का मुझे पूरा पूरा एहसास था। बहरहाल मैं थोड़ी देर के बाद स्टेशन पहुँच गया और बेंच पर जा लेटा। ना जाने तकदीर अब कौन से गुल खिलाना चाहती थी। ताहर अली का मिल जाना, उनका काम मुझसे मुतासर होना और मुझे तलब करना। ना जाने किस वक़्त नींद आ गई ख्वाब में। मैंने उसी पुरइसरार वजूद को देखा जिसकी तलाश में वहाँ गया था। परेशान हो? हाँ, मगर क्यों? क्या अंजाम होगा मेरे इस जनून का? तुम इसे जनून कहते हो? फिर क्या कहूँ? मोहब्बत, उसने जवाब दिया। क्या मेरे हालात इसकी इजाज़त देते हैं? मेरे इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। दूसरे दिन मैंने किसी को ये नहीं बताया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। फिर मैं ताहर अली साहब के दिए हुए वक़्त के मुताबिक नई हवेली के गेट पर पहुँच गया। चौकीदार मौजूद था। मैंने उससे कहा, ताहर अली साहब ने मुझे बुलाया है, मेरा नाम जलीस है। हाँ अकील, इधर आ भाई, साहब के मेहमान आए हैं, उन्हें साहब के पास ले जा। चौकीदार ने एक और मुलाजम को बुलाया। वो आया और मुझे अपने साथ आने का इशारा करके आगे बढ़ गया। मैं हवेली की शानो शौकत देख रहा था और मेरे दिल में ना जाने क्या क्या ख्यालात आ रहे थे। मैं सोच रहा था कि ये अल्लाह ही बेहतर जानता है कि इंसानी तर्ज ज़िंदगी में उसने ये तसाद क्यों रखा। इंसान इंसान से इतना मुख्तलिफ क्यों है? 2 हाथ, 2 पाँव, आँखें और दिमाग यकसा होने के बावजूद ये तफरीक कैसी है? इसका पसे मंज़र क्या है? खैर, ये तो हकीकत थी कि बेशतर बार जब कभी जहन इन गहराइयों में डूबा तो अंदाज़ा ये हुआ कि जहन की गुंजाइश मुख्तसिर है और कायनात वसीतर। इस वसीतर कायनात को बनाने वाला जो बात सोचता है वो इस छोटे से दिमाग में कहाँ आ सकती थी? ये जानने वाला ही जान सकता है। नाकस अक्ल वाला कमज़ोर सा वजूद आसमानों की इन वसअतों को क्या जाने, और जानने की कोशिश भी कर ले तो उससे बड़ा अहमक कायनात में शायद कोई और ना हो। यहाँ कुछ मालिक थे, कुछ मुलाजम, कुछ साहबे इख्तियार और कुछ बे इख्तियार। ये तमाम बातें लम्हों के साथ तो सोची जा सकती हैं, जहन पर नक्श नहीं की जा सकती। फिर नई हवेली के खूबसूरत दरवाजे से मुझे अंदर ले जाया गया। मोटे मोटे खुशनुमा कालीनों पर चलता हुआ मैं सबसे पहले दरवाजे पर रुक गया। मुलाजम ने मुझे अंदर जाने का इशारा किया तो मैंने पूछा, बगैर इजाज़त अंदर जा सकता हूँ?
साहब आपके लिए इजाज़त है, बड़े साहब ने खुद आपको बुलाया है। मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। कमरा बर्फ़ की तरह ठंडा हो रहा था। एक बड़ी सी मेज़ के पीछे ताहर अली साहब कुर्सी पर बैठे हुए थे। सामने टेलीफोन रखे हुए थे। वो अपनी जायदाद के कुछ कागजात वगैरह देख रहे थे। मैंने सलाम किया तो निगाहें उठाकर मुझे देखा, कागजात समेटकर एक जानब रखे, फिर मध्यम सी मुस्कुराहट के साथ बोले। खूब मेरा यही अंदाज़ा था। वो किस बारे में ये अल्फाज कह रहे थे, पूछना खिलाफे आदाब था। तुम्हारे बारे में मुझे अंदाज़ा था कि अगर सही उहलिया इख्तियार कर लो तो बेहद दिलकश शख्सियत के मालिक हो। तलीम तुम्हारे चेहरे से झलकती है। मैं इन अल्फाज पर शुक्रिया के अलावा और क्या कह सकता हूँ। कुली की मुलाजमत करने का फ़ैसला क्यों किया था तुमने? जो वाक़यात मैंने रात को आपसे अर्ज़ किए थे उन्होंने मुझे इस दुनिया से बददिल कर दिया है। ज़िंदगी सिर्फ गुजारने की चीज़ है तो उसे किसी भी शक्ल में गुजारा जा सकता है। ज़िंदगी सिर्फ गुजारने की चीज़ नहीं जलीस, हम पर बहुत से हकूक़ वाजिबुल अदा होते हैं। हम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, फिर हकूक़ की अहमियत को भी समझते हैं और अपनी ज़िम्मेदारी को भी, लेकिन गम से निगाहें चुराना हमारी फितरत बन चुकी है। और मैं ये समझता हूँ बेटे कि अल्लाह की अता की हुई इस नेमत को जिसे ज़िंदगी कहते हैं इस तरह बेमकसद समझ लेना मुनासिब नहीं है। ठीक है तुम अपने लिए नहीं जी रहे, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे लोग हमसे मुंसलिक हो जाते हैं जिनके लिए तुम जीने पर मजबूर हो जाते हो। ये कायनात की बका का राज है। हाँ, ये अलग बात है कि बाद औकात इंसान हालात से बददिल होकर कभी कभी ज़हनी और कभी कभी जिस्मानी खुदकशी कर लेता है। तुम ज़हनी खुदकशी करने की कोशिश कर रहे हो। एक बड़े की हैसियत से मैं तुम्हें यह समझाना चाहता हूँ कि ज़हनी खुदकशी ना करो तो बेहतर है। दुनिया के लिए एक कार आमद इंसान बनने की कोशिश करो। पता नहीं कितनों के काम तुम से निकल जाएं, मालूम नहीं कितनों को तुम्हारे ज़रिए खुशियाँ मिल जाएं। अगर तुम अपने आप को इस दुनिया में तन्हा महसूस करते हो तो ऐसे तन्हा इंसानों को अपना लो। तुम्हारी भी तन्हाई दूर हो जाएगी और उनकी भी। मेरा मतलब है ऐसे इंसानों को जो तुम्हारी तरह तन्हाई महसूस करते हों। मैंने निगाहें उठाकर ताहर अली की तरफ देखा। वो भी मुझे ही देख रहे थे। मैंने नज़रें झुका ली तो वो बोले, बात कुछ समझ में आई है? जी जनाब। खैर देखो, मैंने अभी तुमसे कहा था कि तालीम तुम्हारे चेहरे से झलकती है। इल्म हमें जो कुछ देता है तो हम पर भी ये हक वाजिब होता है कि हम अपने इल्म से किसी को कुछ दें। बेशक वो लोग जो रेलवे स्टेशन पर कुली का काम कर रहे हैं इंसान हैं, और अब तो तुम्हारे साथी भी होंगे। वो राब्ता किसी से भी रखना चाहो कभी नहीं टूटता। अपने आप को गुरूर की राहों में ना लाना। मैं तुम्हें एक पेशकश करना चाहता हूँ। जी हुक्म। आज से मेरे यहाँ मुलाजमत करो। हमारे जायदाद के कामों की देखभाल के लिए हमें एक शख्स की ज़रूरत है। जो तालीम तुमने हासिल की है उसे इस्तेमाल करो। यहाँ तुम्हें रहने के लिए क्वार्टर दिया जाएगा, तमाम चीज़ें दी जाएगी, दोस्त अहबाब होंगे तुम्हारे, क्या समझे। एक माकूल तनख्वाह दी जाएगी। जो लोग अपने तौर पर खाना वगैरह नहीं पकाना चाहते उनके लिए हमारे बावर्ची खाने में खाना पकता है और उसका बाकायदा एक मुआवजा वसूल किया जाता है। तुम भी इसमें शरीक हो जाओ, क्या समझे। अगर तुम इससे इनकार करोगे तो मुझे दुख होगा। मैं तुम्हें मजबूर करने का कोई हक नहीं रखता। मेरे जहन में कुछ लम्हों के लिए कशमकश सी पैदा हो गई। पेशकश दिलचस्प भी थी और दिलकश भी। बेशक इंसान अपनी ज़ात को जब तक भूले रहे भूले रहता है, लेकिन कोई एक अमल, कोई एक तसव्वुर फिर उसे ज़िंदगी की जानब लौटा देता है। मुझे ये पेशकश बहुत अच्छी महसूस हुई। मैंने सिर्फ एक सवाल किया। जनाब आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। 10 सवाल पूछो। आप ये अमल मुझ पर रहम खाकर कर रहे हैं। मेरे इस सवाल पर ताहर अली कुछ देर के लिए खामोश खड़े रहे और फिर बोले, अपनी ज़िंदगी के गुनाहों में एक झूठ का इजाफा नहीं करना चाहता और ये भी नहीं चाहता कि मेरे सच से मुझे नुकसान पहुँचे। बोलो क्या कहते हो, झूठ बोलूँ या सच? आपकी ज़ात से मुझे सच की तवक्का है।
तो देखो, इंसान के दिल में सबसे पहले इंसानियत के लिए गुदाज होना चाहिए और उसके बाद इंसान के लिए। अल्लाह के फजल से मेरे दिल में इंसानियत के लिए गुदाज है। और जब तुमसे मुलाकात हुई, तुम्हारी बातें सुनी, तो एक इंसान के लिए मेरे दिल में गुदाज पैदा हुआ। मैंने अपने छोटे से वसाइल से तुम्हारी ज़िंदगी का ये अंदाज़ बदलने की कोशिश की है। इसमें मोहब्बत भी है, तुम्हारा माजी भी और तुम्हारी शख्सियत भी। मैं दर हकीकत ये बात सच कह रहा हूँ कि मुझे एक पढ़े लिखे आदमी की ज़रूरत भी है। यहाँ तक कि खुद फरहत अली साहब भी सिर्फ मैट्रिक पास हैं। ये मेरे चीफ अकाउंटेंट हैं। उन्हें असिस्ट करने के लिए मैंने तुम्हारा इंतखाब किया है। और अभी 2 लड़के हैं जो काम करते हैं। कुछ आउटडोर होते हैं ज़मीनों की देखभाल के लिए, और कुछ चीज़ें वसूल करने के लिए आते जाते रहते हैं। लेकिन मैं तुम्हें फरहत अली साहब की मदद के लिए लगाना चाहता हूँ, क्योंकि उनमें एक लड़का FA पास है, दूसरा सिर्फ मैट्रिक। कम से कम तुम्हारी तालीम ज़्यादा है, काम सीख जाओगे तो मेरे लिए कार आमद होगे। यूँ समझो कि मुझे दर हकीकत तुम्हारी ज़रूरत है। अब तुम मुझे इस तरह मिले, ये वक्त की कहानी है, और बहरहाल हमें हर तरह की कहानियों का सामना करना पड़ता है। बोलो, तुम्हें कोई एतराज़ है? जी नहीं, मैंने फैसला कुन लहजे में कहा। वेरी गुड, मैं फरहत अली साहब को बुलाता हूँ। इस हवेली में जदीद तरीन इंतज़ामात थे। एक इंटरकॉम पर फरहत अली साहब को तलब किया गया, और थोड़ी देर के बाद एक उम्र रसीदा शख्स जिसकी शख्सियत बहुत अच्छी थी अंदर आ गया। सलाम किया और ताहिर अली साहब के इशारे पर कुर्सी पर बैठ गया। फरहत अली साहब, ये जलीस है, अपने ही शहर का बच्चा है, ग्रेजुएट है, आपकी मुश्किल दूर हो जाएगी। आपका कहना यह है कि आपकी इंग्लिश कमज़ोर है और शहर में जो डॉक्यूमेंट्स भेजे जाते हैं उनकी तरतीब में आपको दिक्कत होती है। जलीस इस सिलसिले में आपकी मदद करेंगे। उन्हें आप अकाउंट से मुतल्लक जो भी तरबियत दे सकते हैं दीजिए। जलीस, ये फ़रज साहब हैं, बस यूँ समझ लो, मुलाजमत बेशक करते हैं मेरे यहाँ, लेकिन मेरे दोस्त हैं, क्या समझे? जी। क्यों फ़रज साहब, क्या कहते हैं आप? सर, मेरे लिए तो ये इंतहाई खुशी का मकाम है। बहुत अरसे से मैं बेचैनी का शिकार था। मेरा ख्याल है जलीस मियाँ मेरे दस्ते रास्त साबित होंगे। यकीनन। तो फिर जलीस फरज साहब के साथ जाओ। वो जो कहते हैं ना, कल करे सो आज कर और आज करे सो अब, बस समझ लो तुम्हारा काम शुरू। फरज साहब मुझे अपने साथ उस शानदार ऑफिस में ले गए जो कोठी में बना हुआ था। बड़े नफीस इंसान मालूम होते थे। चेहरे पर एक अजली मुस्कुराहट चिपकी रहती थी। माथे पर नमाज का निशान था। ऑफिस में उन्होंने एक मेज़ की तरफ इशारा करके कहा। बड़े अरसे से खाली पड़ी हुई थी और मेरी दुआ थी कि कोई इसके लायक शख्स मिल जाए तो मेरी मुश्किल हल हो जाए। आज का दिन तुम्हें समझाने में सिर्फ करूँगा। हम 10 बजे तक यहाँ आते हैं। काम हमारी मर्ज़ी का होता है। ये दोनों लड़के भी मेरे साथ काम करते हैं। चलो तुम दोनों यहाँ आओ। उनमें एक का नाम नूर अली और दूसरे का हैदर था। हैदर भी यहीं रहता था और नूर अली अपनी बूढ़ी वालदा के साथ तन्हा रहता था। दोनों नौजवान खुश शक्ल थे, शरीफ ज़ादे मालूम होते थे। इस माहौल में मुझे खासी दिलचस्पी महसूस हुई। फिर शाम को 5 बजे छुट्टी हुई तो फरज साहब ने कहा, हैदर ज़रा देखो, रफ़ीक से पूछो कि जलीस मियाँ के लिए कौन से क्वार्टर का बंदोबस्त किया गया है। आओ जलीस, ताहिर साहब ज़रा बाअसूल आदमी है। उनका हुक्म है कि 5 बजे ऑफिस के दरवाजे पर ताला लग जाना चाहिए। आओ बाहर चलकर बैठेंगे। मैं बाहर निकल आया। कोठी के खूबसूरत लान पर मैं फरहत साहब के साथ जा बैठा तो फरहत अली कहने लगे, मेरी बीवी है, 2 बेटियां और 1 बेटा है। बेटियों की शादी कर दी है। बेटा शहर में तालीम हासिल कर रहा है। बीवी है और मैं हूँ। अल्लाह का शुक्र है, अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं तुम्हें तुम्हारी चची जान से मिलाऊंगा। अगर दिल चाहे तो मुझे चचा जान कह लिया करो। और फिर आखिरकार मंगल की रात भी आ गई और मैं दिल में धड़कनों को सजाए इंतज़ार करने लगा कि रात गहरी हो जाए, वो वक़्त आ जाए जब मैं उससे मिलूं तो मैं जल्दी पहुंचूं। मतलूबा वक़्त पर मैं बड़ी चालाकी से हवेली से निकलकर
ایک لمبا چکر کاٹ کر پرانی حویلی پہنچ گیا۔ البتہ اس بار میں نے وہ جگہ نہیں اختیار کی تھی جہاں طاہر علی نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ مجھے وہ پر اسرار حسینہ وہاں ملی بھی نہیں تھی۔ بس میں ایسے ہی اسے چاروں طرف تلاش کرتا ہوا وہاں بیٹھ گیا۔ البتہ آج میں نے خاص طور سے اس بات کا خیال رکھا کہ طاہر علی صاحب اتفاق سے بھی مجھے وہاں دیکھنے نہ پائیں۔ ہاں، اس بات کا اندازہ مجھے تھا کہ جو کچھ میں نے طاہر علی صاحب سے کہا ہے وہ اس قدر مؤثر اور جامع ہے کہ آج اگر طاہر علی صاحب نے مجھے دیکھ بھی لیا تو سمجھ لیں گے کہ میرے دل کی ویرانی مجھے لے آئی ہے۔ بہرحال میں پتھر پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ آسمان پر چاند کھلا ہوا تھا۔ غالباً 14ویں کے آس پاس کی تاریخیں تھیں اور چاند مکمل ہوتا جا رہا تھا، لیکن جب وہ مکمل چاند میرے سامنے پہنچا تو میں اسے دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ سفید سیاہ لباس تھا، چہرے پر وہی کالی نقاب پڑی ہوئی تھی جسے اس نے میرے سامنے بیٹھنے کے بعد چہرے سے ہٹا دیا، اور میں اس حسن کائنات کو دیکھنے لگا۔ بس یہی محسوس ہوتا تھا جیسے چاندنی سمٹ کر ایک انسانی وجود اختیار کر چکی ہے۔ میں بس خاموشی سے اسے دیکھتا رہا اور کچھ دیر کے بعد وہ بولی، بس ایسے ہی دیکھتے رہو گے یا کچھ باتیں بھی کرو گے؟ میری تو زبان ہی بند ہو گئی ہے، وہ تو میں بھی دیکھ رہی ہوں۔ تم باتیں کرو نا، میں نے کہا، اور وہ ہنس پڑی اور پھر بولی، بالکل ایسے لگتا ہے جیسے ابھی ابھی جوان ہوئے ہو۔ میرے ہونٹوں پر ایک مدہم مسکراہٹ پھیل گئی تو وہ بولی، ویسے آج بہت اچھے لگ رہے ہو۔ معلوم ہے کیا ہوا ہے؟ مجھے کیا معلوم، میں نے طاہر علی صاحب کی حویلی میں ملازمت کر لی ہے۔ کیا؟ وہ چونک کر بولی، ہاں ملازمت؟ اوہو، کب؟ 5 دن ہو گئے، آج 6واں دن تھا۔ کیسے؟ بس تمہاری تلاش میں بھٹک کر ادھر آ نکلا تھا۔ میرے بارے میں کچھ جانتی ہو؟ کیسے جانوں گی جب تک تم بتاؤ گے نہیں۔ میرا نام پتہ ہے؟ ہاں، جلیس ہو نا تم، مگر مجھے تمہارا نام نہیں معلوم۔ میرا نام؟ وہ ہنس کر بولی، ہاں کیوں؟ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ خود میرا کوئی نام رکھ لو، اصل نام نہیں بتاؤں گی۔ اصل نام کوئی ہے ہی نہیں؟ کیا یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ اس سے تو یہی سمجھا جا سکتا ہے کہ تم اپنا نام نہیں بتانا چاہتی۔ لمحوں میں صدیوں کے فاصلے نہیں طے کیے جاتے، نام بھی آہستہ آہستہ تمہیں پتہ چل ہی جائے گا۔ اور میرا نام تو تمہیں پتہ چل چکا ہے، ضروری تھا، میرے لیے ضروری نہیں ہے؟ ہے تو پھر اچھا، تو تم مجھے سیپ کہہ لیا کرو۔ کیا سمجھے؟ سیپ؟ ہاں، پسند نہیں آیا یہ نام تمہیں؟ بہت خوبصورت نام ہے، لیکن اس تصور کے ساتھ کہ یہ اصلی نام نہیں، اس کی خوبصورتی میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے، اور میری خوبصورتی میں۔ تم اس چاند سے زیادہ حسین ہو۔ اچھا بول لیتے ہو، کیا واقعی؟ ہاں، تو تم مجھے سیپ کہا کرو گے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میری کون سی بات پر اعتراض ہے؟ روزانہ نہ ملنے پر؟ نہیں، وہ مناسب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ دنیا کا خیال بھی رکھنا پڑتا ہے، دنیا ہمارا کیا بگاڑ لے گی؟ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن 1 ہفتے کا کرب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اسے کم کر لیتے ہیں۔ کتنا؟ ہفتے میں 2 بار۔ آج منگل ہے، ہاں، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ کو ملو گی؟ ہاں، چلو تو ٹھیک ہے، اور اس کے بعد منگل کو۔ سیپ تم کون ہو؟ سیپ ہوں؟ اول تو تم سیپ نہیں ہو، اور اگر ہو بھی تو کہاں رہتی ہو، کیا کرتی ہو، کہاں سے آتی ہو؟ اپنے بارے میں مجھے نہیں بتاؤ گی؟ سیپ سمندر میں رہتی ہے، اور سمندر کی وسعتیں بے پناہ ہوتی ہیں، اس میں تم مجھے تلاش نہیں کر پاؤ گے۔ تمہاری باتیں بہت پر اسرار اور الجھی ہوئی ہوتی ہیں، میری شخصیت کی طرح۔ کیا مطلب؟ میری شخصیت میں ایک الجھی ہوئی کہانی پوشیدہ ہے۔ وہ کہانی مجھے کب سننے کو ملے گی؟ میں نے کہا، میں نے تم سے یہ کہا تھا کہ لمحوں میں صدیوں کے فاصلے نہیں طے ہوتے۔ میری اس کہانی سننے کے لیے کچھ تو انتظار کرو، میں تمہیں اپنے بارے میں بتاؤں گی۔ ویسے تمہارے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتی ہوں جلیس۔ اپنے حسین وجود سے فائدہ اٹھا رہی ہو، یعنی مجھے دیوانہ کر کے میری دیوانگی کو اپنی باہوں میں لینا چاہتی ہو۔ اگر کہوں کہ ہاں تو برا تو نہیں مان جاؤ گے؟ نہیں، حالانکہ برا ماننے والی بات ہے۔
कुछ वजूद ऐसे होते हैं जिनके सामने इंसान बेबस हो जाता है, और तुम ऐसी ही हो। एक बात कहूँ, मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि तुम इतनी अच्छी बातें कर लोगे। तुम तो एक मुलाकात के बाद ही इतने बेतकल्लुफ़ हो गए कि लोग बरसों में ना हों। इसकी वजह है, क्या बताओगे? हाँ क्यों नहीं, तो बताओ। वजह यह है कि तुमने मेरे दिलो दिमाग पर इस तरह काबू पाया है कि मैं तुम्हें एक अच्छा साथी समझता हूँ। वही, चलो ठीक है, मैं भी यही चाहती थी कि ये फासले कम हों, कुर्बतें पैदा हों। वैसे यहाँ ताहर अली साहब के यहाँ मुलाजमत करने की बात करके तुमने मुझे कुछ समझा दिया है। तुमने उस हवेली का माहौल देखा? हाँ, कैसा लगा? बहुत अजीब। अजीब क्यों? इसलिए कि दुनिया में इंसानों की ज़िंदगी का तज़ाद निगाहों के सामने आता है। तुम उनके यहाँ मुलाज़म हो, क्या तुम्हारे दिल में ये ख्याल नहीं आता कि जलीस कि तुम माल की हैसियत इख्तियार कर जाओ? अगर ये ख्याल मेरे जहन में आए भी तो उस पर हंसी भी मुझे ही आएगी। क्यों? इसलिए कि ख्वाब सच्चे नहीं होते, और अगर सच्चे हो जाएं तो इंसान शायद अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता होगा। खैर, तकलीफ तो होती है, मगर तुमने ये सवाल क्यों किया? फ़र्ज़ करो अगर मैं तुमसे ये कहूँ जलीस कि मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ, तो क्या सोचोगे तुम? यही कि मेरी तकदीर का सितारा बहुत अरसे के बाद आसमान के बीचों बीच पहुँचा है। लेकिन मैं ताहर अली साहब के मुलाजम की बीवी की ज़िंदगी तो नहीं गुजारना चाहती, उसने कहा, और मैं चौंक पड़ा। फिर मेरे चेहरे पर मायूसी की एक लकीर फैल गई। मैं अपनी पसंद की ज़िंदगी गुजारूंगी, लेकिन तुम्हें हाथ की लकीरों पर कभी यकीन रहा है? गौर ही नहीं किया कभी? तो सुनो, वो हसीन ज़िंदगी तुम्हारे लिए मैं तलाश करूंगी। मैं तुम्हें वो हसीन ज़िंदगी दूंगी। तुम, हाँ, लेकिन सिर्फ अगर मेरा वजूद, मेरा दिल, मेरा ज़मीर ये चुभन बर्दाश्त कर सकेगा कि अच्छी ज़िंदगी भी तुमने ही मुझे दी। मुझसे मोहब्बत की बात की है तुमने। हाँ, दीवानों की तरह चाहता हूँ मैं तुम्हें। समझ लो अब तुम्हारे बगैर ज़िंदा रहने का तसव्वुर ख़त्म होता जा रहा है। वो हंसी और बोली, दूसरी ही मुलाकात में? हाँ, दूसरी ही मुलाकात में। चलो ठीक है, जब मोहब्बत को मानते हो तो अपने वजूद को अपनी मोहब्बत में समो दो। कभी मुझसे ग्रेज ना करो, जैसे अभी तुमने कहा मैं खामोश हो गया। गुफ्तगू करने में वो भी बेमिसाल थी। अलबत्ता जब सुबह की रोशनी नमूदार हुई, चाँद दुधला हो गया, तो हम दोनों ही चौंक पड़े। मैंने हैरत से कहा, ये वक्त कहाँ गया? गुजर गया। सूरज की पहली किरण से पहले मुझे वापस पहुंच जाना चाहिए, वरना मेरे लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। चलती हूँ, अब हफ्ते को मुलाकात होगी। किस वक्त? 12:30 बजे, उसने कहा और उठकर तेज़ तेज़ कदमों से आगे बढ़ गई। मेरा दिल चाहा कि मैं उसका तआक़ुब करूं, देखूं तो सही कहाँ रहती है, लेकिन ये सोचकर ऐसा अमल नहीं किया कि कहीं वो नाराज़ ना हो जाए। अभी अगर उसने अपने बारे में कुछ बताया नहीं तो ना सही बता देगी, लेकिन उसकी बातें मुझसे ना जाने क्या कह रही थी। थके थके कदमों से वापस हवेली में आ गया और अपने कमरे में जा सोया। फिर सुबह को फरहत साहब ने ही मुझे जगाया। घड़ी दीवार पर लगी हुई थी। देखा 11:20 हो चुके थे। फरहत साहब मेरी पेशानी और सीने पर हाथ रखे गालबन ये अंदाज़ा लगा रहे थे कि मैं बीमार तो नहीं हो गया। एकदम चौंक कर उठ गया और मैंने कहा, बहुत वक्त हो गया ना मुझे, ये बताओ तबीयत तो ठीक है? जी तबीयत ठीक है, रात को बस नींद नहीं आई, आज आराम कर लो। नहीं, बस थोड़ी सी मोहलत दीजिए, तैयार होकर अभी आता हूँ। देखो अगर तबीयत पर कोई कसलमंदी है तो आराम कर लो। फरहत साहब जितनी देर हो गई है उसके लिए मुझे मुआफ़ी दे दीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अभी आता हूँ, मैंने कहा और फरहत साहब बाहर निकल गए। मैंने गुस्ल खाने की जानब छलांग लगा दी। बहरहाल ज़िंदगी में ये तब्दीली बड़ी दिलकश महसूस हो रही थी। अव्वल तो हवेली का माहौल और फिर हफ्ते में 2 दफ़ा सीप से मुलाकात। मैंने अपने दिन मुकर्रर कर लिए थे।
स्टेशन जाता, सब लोगों से मुलाकात करता। पहली तनख्वाह मिली तो उसकी आधी से ज़्यादा रकम अपने दोस्तों पर खर्च कर दी। सब के लिए तोहफे तोहफ़े खरीदे और वो लोग खुशी से सरशार हो गए। उधर सीब मुझसे पुरानी हवेली में मिलती रहती थी। बहुत सी पुरइस्रार शख्सियत थी उसकी। बड़ी मुआज़रतें की थी उसने और कहा था कि वक़्त पर आने पर ही अपने बारे में बताएगी, वक़्त से पहले कुछ बताना मुमकिन नहीं। इधर ताहर अली साहब का रवैया मेरे साथ इतना मोहब्बत भरा था कि बाज़ औक़ात तो मैं शर्मिंदा हो जाता। फरहद साहब थे, दूसरे और दोस्त भी, सब के सब इसी की तरह। अब मैं अपनी तन्हाई को भूल गया था, लेकिन मेरे जहन में एक तरद्दुद रहता था हमेशा। सीब की बातें बड़ी पुरइस्रार हुआ करती थीं। आज तक नहीं पता चल सका कि वो कहाँ से आती है, कहाँ वापस चली जाती है। उसने मुझसे वादा लिया था कि मैं कभी उसका पीछा ना करूं। उसने ये भी कहा था कि वक़्त आने पर वो मुझे सब कुछ बता देगी, मुझे इंतज़ार करना होगा। बहरहाल ज़िंदगी के दिन सफ़र की तरह तय हो रहे थे। एक दिन नूर अली की माँ के पास बैठा हुआ था। बुज़ुर्ग औरतें थी, बहुत अच्छी शख्सियत की मालिक, पाँचों वक़्त की नमाजी और परहेजगार। कहने लगी, बेटे अकेले रहते हुए तुम्हें कोई परेशानी नहीं होती? उम्र तो है तुम्हारी, ज़िंदगी का कोई साथी तलाश कर लो, क्या अच्छा नहीं होगा? क्यों नहीं माँ जी, वक़्त आ जाएगा तो ज़िंदगी का साथी भी मिल जाएगा। वैसे आपने नूर अली के बारे में ये बात नहीं सोची। खुदा की कसम, मेरे मुंह की बात छीन ली तुमने। देखो बेटा, इतने दिन से तुम देख रहे हो। पहली बात तो ये कि मैं सिर्फ घर में रहती हूँ, जोड़ों के दर्द की मरीज़ा हूँ। जो कुछ कर लेती हूँ बस इसलिए कर लेती हूँ कि कोई और करने वाला नहीं। असल में हम लोग भी बिल्कुल तन्हा हैं। मैं चाहती हूँ कि कोई हमारी मदद करे इस सिलसिले में। दफतन मेरे जहन में एक छनाका सा हुआ। बाबा जमील मुझे याद आ गए थे। मैंने नूर अली की वालदा की तरफ देखा और कहा, माँ जी, नूर के लिए किसी रिश्ते का कोई तसव्वुर है आपके जहन में? मैं समझी नहीं बेटे, आपने कोई मेयार तो बनाया होगा कि किस तरह की लड़की के साथ नूर अली की शादी करेंगे। बेटे बस शरीफ माँ बाप की बेटी हो और कुछ नहीं। जहाँ तक ज़ात पात और हसीयत का ताल्लुक़ है तो बेटा अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है कि हर कलमा गो आपस में भाई है और हर इंसान एक जैसा। हम भला अपने खालिक की इन अनायत का सिला क्या दे सकते हैं जो उसने हम पर की हैं, लेकिन कम से कम एक बात तो कर सकते हैं कि जो कुछ उसने कहा है उससे समझें और जहाँ तक बन पड़े उसकी हदायत पर अमल करें। मैं ख़ानदान को नहीं मानती, ख़ानदान सिर्फ शराफत का नाम होता है, वरना बड़े बड़े ख़ानदान राजाओं, महाराजाओं, रईसों और नवाबों के ऐसे हैं कि उन्हें गलाजत को इंतहा पर पहुंचा रखा है। बेटा इसका कोई फ़ायदा ऐसे ख़ानदानों से कि माजी में तो उनके नाम के बहुत से चर्चे सुनने में आए और हाल में पता चले कि चोर डाकू बदमाश हैं। गौर करो, खुदा की कसम माँ जी, ये पता नहीं था कि आपके ख्यालात इतने बुलंद हैं। माँ जी एक शनासा है मेरे, बहुत शरीफ आदमी हैं। 3 बेटियां हैं उनकी। बड़ी बेटी की उम्र कोई 22 साल है। अच्छी लड़कियां हैं, अगर आप चाहें तो उन्हें देख लें। रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करते हैं, लेकिन इंतहाई शरीफ नफ्स इंसान हैं और मैं गवाही देता हूँ उनकी शराफत की। बेटा अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान कर कहती हूँ कि मुझे कोई एतराज़ नहीं। इज़्ज़त से रोज़ी कमाने वाला हर हाल में इज़्ज़तदार होता है। अब ये ज़िम्मेदारी मैं तुम्हें सौंप रही हूँ। अगर अच्छा समझते हो उस घराने को तो बिस्मिल्लाह करके हमें उनसे मिला दो, क्या समझे? मैं फ़ौरन ही ये इंतज़ाम करता हूँ माँ जी, आप लोग लड़की को देख लीजिए। नूर अली को भी मैं लड़की दिखा दूँगा, इसका वादा करता हूँ मैं। नूर अली ने शर्मिंदा होकर गर्दन झुका ली और मैंने कहका लगाया, लेकिन इस बात से मैं बहुत खुश हुआ था। मेरे जहन में बाबा जमील हमेशा ही रहा करते थे। चाचा इमाम दीन ने जो बात मुझसे कही थी वो बहरहाल मेरे जहन को लगी थी, लेकिन अव्वल तो मेरा सिलसिला ही ख़त्म हो गया। अब तो मैं किसी का असीर था और एक कैदी भला किसी को क्या खुश रख सकता है। लेकिन नूर अली बहुत अच्छा लड़का था। अब तो मेरा जहन हैदर की तरफ भी जाने लगा। बाबा जमील की 2 बेटियां और थीं। अपने ही तरफ से जो काम भी हो जाए बहुत अच्छा होता है।
चुनाचा उस शाम मैं बाबा जमील से ख़ास तौर से जाकर मिला। घर जा चुके थे। चाचा इमाम दीन को पकड़ा और कहा, चाचा जी आपने एक बात कही थी मुझसे। क्या? बाबा जमील की बेटियों के बारे में। खुदा तुम्हें खुश रखे बेटे, याद है वो बात तुम्हें? चाचा जी आप लोगों के साथ ज़िंदगी के इतने कीमती लम्हात गुजारे हैं, क्या भूला हूँ मैं? आप ज़रा बताइए। नहीं, बिल्कुल नहीं बेटा, इस बात का जिक्र तो सभी करते हैं। कहते हैं कि इंसान हो तो ऐसा कि साथ बैठा, साथ उठा, खाया तो निभाया। बेटे ये अच्छे खून की अलामत होती है। तो क्या सोचा तुमने? बाबा जमील के बारे में इस वक्त तुमने तज़किरा किया है, इसलिए मैं ये बात पूछ रहा हूँ, वरना जमील ने मुझसे बाद में सवाल किया था तो मैंने उसे यही जवाब दिया कि जलीस खामोश हो गया है। बाबा जमील कहने लगे कि पढ़ा लिखा बच्चा है, ज़हर है ज़हन में ना जाने क्या क्या ख्यालात होंगे। बस ठंडी सांस भर के खामोश हो गए थे। वो असल में आपको इल्म है कि ताहर अली की कोठी में काम करता हूँ। बेशुमार लोगों से मेरी शनासाई हो गई है। वहाँ एक लड़का है, उसका नाम नूर अली है। बस उसकी माँ है, अच्छी मुलाजमत है, अच्छी तनख्वाह है। सबसे बड़ी बात ये कि बहुत शरीफ लड़का है। मेरे जहन में बाबा जमील की बेटियाँ आ गईं। बाबा जमील से मिलना चाहता हूँ। चलो अभी चलते हैं। बाबा जमील रहते ही कितने फासले पर हैं। इमाम दीन के तांगे पर बैठकर बाबा जमील के घर पहुँचे। मुझे देखकर तो वो खुशी से उछल पड़ा। अरे वाह, तुम हमारे घर आए हो, आओ बेटा आओ। यकीन नहीं करोगे तुम। रकैया ज़रा बाहर आओ और अपनी बच्चियों की कसम खाकर बताओ अभी क्या बातें हो रही थी। रकैया एक उम्र रसीदा खातून थी। बाबा जमील की बेगम सर पर दुपट्टा डालकर सर झुकाकर बोली, मैं समझी नहीं, किसके बारे में बात हो रही थी तुमसे? हाँ, वो आप किसी जलीस के बारे में बात कर रहे थे और बड़ी तारीफ़ें कर रहे थे उनकी। ये जलीस मियाँ हैं। रकैया बेगम ने मोहब्बत भरी निगाहों से मुझे देखा। इमाम दीन और मैं उनके घर में दाखिल हो गए और फिर चाचा इमाम दीन ने सारी तफसील बाबा जमील को बताई। बाबा जमील ने ममनून निगाहों से मुझे देखा और बोले, बेटे तुम्हारी ज़ात से उम्मीद तो ऐसी ही थी कि हमें भूल नहीं जाओगे तुम। बाबा साहब एक बात पूरे खलूस से अर्ज़ कर दूं, बुरा तो नहीं मानेंगे आप? कैसी बातें करते हो बेटा, तुम्हारी बात का बुरा मानूंगा? बाबा साहब मेरी ज़िंदगी इतनी गैर मतवाज़न है कि आप शायद यकीन ना कर पाएँ। मेरा महवर कुछ और था। बाबा साहब आप ये ना समझें कि मैं कोई आला घराने की आला लड़की से शादी करना चाहता था। बाबा साहब मेरे सहन में तसव्वुर ही हमेशा ये रहा था कि जिसके लिए मैं शादी करता, जिसके लिए मैं अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ तलाश करता, उसका अब इस दुनिया में कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। मैं भी वक्त गुजार दूँ, बस ये ख्याल था मेरे दिल में, और इस वजह से मैंने चाचा इमाम दीन को कोई जवाब नहीं दिया था। लेकिन नूर अली इतना अच्छा लड़का है। मैंने नूर अली के बारे में तमाम तफसीलात बाबा जमील को बताईं। मुख्तसर ये कि एक सिलसिला जारी हो गया और फिर मैंने एक दिन नूर अली और उसकी माँ को बाबा जमील के घर ले जाकर उन लोगों से मिलाया। लड़की को देखा तो मुझे भी बड़ी हैरत हुई। गुदड़ी में लाल ऐसे ही छुपे होते हैं और शायद ऐसी लड़कियों के लिए मसाल दी जाती है। तीनों बच्चियां बहुत अच्छी थी। बड़ी का नाम बरजीस था और नूर अली की वालदा ने बरजीस को पसंद कर लिया। बहुत जहां दीदा खातून थी, अपने साथ ही अंगूठी वगैरह लेकर आई थी। मुझे तक पता नहीं था। बरजीस की उंगली में अंगूठी डाल गईं और कह गईं, पहले बाबा जमील नूर अली के बारे में मालूम कर लें, उसके बाद जिस तरह से वो कहेंगे ये शादी कर ली जाएगी। मुझे तो खुशी हुई कि चलो एक नेक काम हुआ, और इस नेक काम की इत्तला उस रात मैंने सीप को भी दी। सीप ये सुनकर हंस पड़ी और फिर बोली, तो आज तुम जिंदगी की तरफ लौट आए हो। जिंदगी को जिंदगी मिल जाए सीप, तो इंसान को और क्या दरकार होता है। तुम ज़बरदस्ती जिंदगी की जानब मुझे घसीट लाई हो। मैंने अपने बारे में जो हकीकतें तुम्हें बता दी हैं, ये समझ लो कि वो बुनियादी हैसियत रखती हैं। क्या समझे? बहरहाल ये अच्छा काम है जो तुम कर रहे हो। मेरी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे बताओ। तुम मेरी मदद करोगी असीब? क्या मतलब? तुम इस शादी में शिरकत करोगी? मैंने कहा और हंस पड़ी और फिर बोली, नहीं, ये मेरी मजबूरी है, ये मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है। उसने कहा, तो फिर और क्या मदद कर सकोगी तुम? शादी के लिए अगर कुछ दरकार हो, दौलत, रकम,
زیورات، لباس تو مجھے بتاؤ، میں مہیا کر دوں گی۔ نہیں سیپ، یہ چیزیں ہمیں درکار نہیں، چونکہ سب کچھ سادگی سے ہو رہا ہے۔ اپنے بارے میں کیا کچھ سوچا تم نے؟ میرے زخموں پر نمک چھڑک رہی ہو۔ ارے کیوں؟ کیسا زخم، کیسا نمک؟ تم سمجھتی ہو کہ میرے دل پہ یہ نہیں چاہتا کہ تم ہوا کے جھونکے کی طرح ایک مخصوص وقت پر میرے پاس آ کر مجھ سے ملو اور گزر جاؤ؟ کیا تمہاری قربت حاصل کرنے کے لیے کیا میرے دل میں خواہش پیدا نہیں ہوتی؟ میں صرف اس دن کے انتظار میں ہوں کہ جب تم کہو کہ اب تم میرے لیے آزاد ہو۔ ایسا صبر کرنے والا بھی تم نے کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ معاف کرنا، میرا تم پر کوئی حق نہیں، لیکن یہ تھوڑی بہت زبان جو مجھے میری محبت نے دی ہے، اسے شاید میں شکایت کے لیے استعمال کرنے سے گریز نہ کر سکوں۔ نہیں، ایسی بات مت کرو۔ بہت مختصر وقت رہ گیا ہے، بہت مختصر وقت، ایک خاص دن جس کا مجھے انتظار ہے۔ البتہ ایک بات میں تم سے پوچھنا چاہتی ہوں۔ میں نے تمہیں آج تک اپنے بارے میں نہیں بتایا۔ اگر میری شخصیت میں کوئی داغ نکلا تو تمہارا رویہ میرے ساتھ کیا ہوگا؟ داغ؟ ہاں، اگر میری شخصیت میں کوئی ایسا داغ ہو جو کوئی مرد کسی عورت کی شخصیت میں نہیں چاہتا تو کیا تم مجھے قبول کر لو گے؟ سیپ، اگر تم سر سے پاؤں تک بھی داغدار ہوئی نا تو تمہاری محبت کا مقام میرے دل میں وہیں رہے گا جو ہے۔ چھوٹی بات مت سوچو، میں بہت ٹھوس مزاج کا انسان ہوں۔ اچھا تو چلو پھر ٹھیک ہے، دیکھ لیں گے، وقت آنے پر دیکھ لیں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ایک بات اور کہوں تم سے، یہاں تمہارا ایک ماحول ہے، تم نے اپنے لیے ایک جگہ بنا لی ہے۔ میں تمہیں اگر کبھی کہیں اور لے جانا چاہوں تو میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ میری زندگی میں اب تمہارے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ وہ مسکرا دی۔ ایک بات اس کے کردار کی جو میرے دل و دماغ کو بھی بھائی تھی، وہ یہ تھی کہ اتنی قربت ہونے کے باوجود، ہمیشہ تنہائی ملنے کے باوجود، اس نے کبھی کسی ایسے عمل کا اظہار کیا تھا اور نہ عمل کیا تھا جو کسی بھی شکل میں اس کے کردار کا داغ بن جاتا۔ آج تک ہم دونوں نے ایک دوسرے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ ہم دنیا جہاں کی باتیں کرتے لیکن ہمارا ایک کردار ہمارے ساتھ رہتا۔ وقت ہو گیا اور سیپ چلی گئی۔ جو باتیں وہ کہہ جاتی تھیں وہ مجھے سونے نہیں دیتی تھیں۔ اپنے بستر پر لیٹ کر بھی میں انہی کے بارے میں سوچتا رہا اور اسی طرح صبح ہو جاتی، لیکن اب میں ایسی صبح ہونے کا عادی ہو گیا تھا اور اب فرج صاحب کو مجھے آ کر جگانا نہیں پڑتا تھا۔ دوسرے میرے کام تھا جو فرج صاحب کے لیے نہایت اطمینان بخش تھا۔ پھر ایک دن کا واقعہ ہے کہ میں اسٹیشن پر اپنے پرانے دوستوں کو ملنے کے لیے گیا تو ایک شخص کو دیکھ کر چونک پڑا۔ اتفاق کی بات کہ اپنے معاملات میں گھیر کر فیاض علی کو بھول ہی گیا تھا۔ حویلی میں میرا ایک ہی شناسا ایک دوست تھا۔ فیاض حویلی میں مجھے نظر نہیں آیا اور پے در پہ کچھ ایسے واقعات ہوئے جن کی بنا پر حویلی میں میں ذہنی طور پر الجھ گیا تھا۔ فیاض ریل سے اترا، شاید کہیں باہر گیا ہوا تھا، بس اس کے بارے میں اتنا ہی جانتا تھا میں کہ حویلی میں نہ جانے کب سے ملازمت کرتا ہے۔ اس سے زیادہ میں نے جاننے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ فیاض نے بھی مجھے دیکھ لیا اور میرے قریب آ گیا۔ میں نے اس سے بڑی گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔ کہو کیسے ہو جلیس بھیا؟ اس نے کہا۔ بالکل ٹھیک ہوں، تم سناؤ کہاں غائب ہو گئے تھے، کہاں سے آ رہے ہو؟ بس بھیا، زندگی میں نہ جانے کیسے کیسے کام انسان کو دیے جاتے ہیں۔ کچھ کام کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ کام کروانے والے ہوتے ہیں۔ حکم ماننا پڑتا ہے مالکوں کا، دل چاہے یا نہ چاہے۔ ارے کیا بات ہے، بڑے فلاسفر بن رہے ہو۔ نہیں، وہ تو نہیں بن رہے جو تم کہہ رہے ہو، پر گئے ہوئے تھے مہینہ ڈیڑھ مہینہ، اسی لیے تم سے ملاقات نہیں ہوئی۔ ہاں، اسی لیے مجھ سے ملاقات بھی نہیں ہوئی، میں نے مسکرا کر کہا۔ کہو کیسا کام چل رہا ہے؟ وردی نہیں پہنی ہوئی؟ فیاض نے کہا۔ ہاں، وردی اتر گئی ہے۔ اتر گئی ہے؟ ہاں، کیوں؟ بس کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے کیا؟ بہت بڑی گڑبڑ، میں نے جواب دیا۔ ارے بھیا، کیا ہو گیا؟ خیریت تو ہے؟ آؤ کہیں چھاؤں میں بیٹھتے ہیں، فیاض نے ہمدردی سے کہا اور مجھے ہنسی آ گئی۔ جو گڑبڑ ہوئی تھی وہ اسے بتاتا تو وہ حیران رہ جاتا۔ بہرحال ہم ایک جگہ جا کر بیٹھ گئے۔ میں نے فیاض کے لیے چائے منگوائی اور کہا،
तुम सुनाओ इतने अरसे के लिए कहाँ चले गए थे? मैं तो बाद में सुनाऊंगा, पहले ये बताओ कि गड़बड़ क्या हुई। मैंने कहा ना, बस कुली वगैरह की नौकरी मैंने छोड़ दी। तुमने खुद छोड़ी या कोई वाकया हो गया? नहीं, कोई वाकया नहीं हुआ, मैंने दूसरी जगह नौकरी कर ली है। अच्छा, तुमने तो हमें डरा ही दिया। तुम सुनाओ हवेली के हालात कैसे हैं? मैंने सवाल किया। क्या बात कर रहे हो भैया? मैंने कहा ना, 1.5 महीने से तो हम हवेली में है ही नहीं। अरे हाँ, तुमने कहा था उसी ट्रेन से आए हो तुम। हाँ, कहाँ से? बस गए हुए थे ज़रा एक दूर दराज के शहर में, आसपास की बस्तियों में मारे फिर रहे थे। क्या बताएं तुम्हें, किस चक्कर में फंस गए हैं हम। अरे तुम भी किसी चक्कर में फंस गए हो क्या फयाज? तुम्हें याद नहीं, हवेली में अकरम मियाँ की दुल्हन कत्ल हो गई थी? याद है। और फिर ये भी याद है कि अकरम मियाँ ने दूसरी शादी कर ली थी। हाँ, वो भी याद है। ये शादी मालकों की मर्जी से थोड़ी हुई थी। हाँ, तुमने बताया था। एक लंबी कहानी है भैया, हम भी पेट के दर्द को कितने अरसे छुपाएं। और फिर तुम तो अपने ही आदमी हो, तुमसे कोई बात छुपाने की ज़रूरत भी तो नहीं पेश आती। पेट का दर्द तो और क्या बड़ा मुश्किल होता है किसी राज को राज रखना। अच्छा, तो कोई राज है तुम्हारे दिल में? पेट फूल रहा है और सोच रहे हैं कि कहीं काम वक्त फट ना जाए, फयाज ने कहा और मैं हंस पड़ा। तो फिर आज अपने पेट का दर्द मेरे सामने खोल दो। हाँ भैया, तुमसे अच्छा और कौन मिलेगा, हमें बड़े एतबार के आदमी हो। असल में एक अजीबो गरीब का किस्म का किस्सा सुना था हमने। बड़ा अजीबो गरीब क्या? वो किस्सा हमने उस वक्त सुना था जब अकरम मियाँ की शादी को भी कई हफ्ते गुजर गए। मतलब ये कि दूसरी शादी को। ठीक एक दिन ऐसा हुआ कि अकरम मियाँ ने हमें अपने पास बुलाया और हम उनके पास पहुँच गए। वैसे भी अकरम मियाँ से हमसे बड़ी दोस्ती थी, सारे काम वो हमें ही कहते थे। बल्कि यूँ समझ लो कि एक तरह से हम अकरम मियाँ ही के नौकर थे, उन्हीं के काम किया करते थे। हाँ, ये बात तो मुझे मालूम है, तुम पहले बता चुके हो फयाज। अकरम मियाँ बुरे आदमी नहीं, अच्छे आदमी है। वो उन्हें हमें बुलाकर कहा, फयाज मियाँ तुमसे एक बहुत ज़रूरी काम है मुझे। जी छोटे सरकार, बताइए क्या बात है? हमने कहा, फयाज तुम एक बात बताओ, क्या तुम्हें मेरी ज़ात से कभी कोई तकलीफ़ पहुंची है? अरे नहीं छोटे सरकार, आपने तो हमसे इतनी मोहब्बत की है कि हम बता नहीं सकते। बड़ा मान करते हैं हम आप पर। अगर दिल की कोई बात तुमसे कहूँ तो क्या तुम उसे राज रख सकोगे? छोटे सरकार, जान दे देंगे, पर आपकी कही हुई बात किसी के सामने नहीं दोहराएंगे। अगर इत्मीनान ना हो तो करके देख लीजिए। नहीं फयाज, मैं एक ऐसी बात तुमसे कहना चाहता हूँ जो तुम अपने आप तक ज़रूर रखोगे, वरना मैं ही नहीं तुम्हारी ज़िंदगी भी खतरे में पड़ जाएगी। हमने कहा ना मालिक, हमें 1000 बार अपनी ज़िंदगी आप पर कुर्बान करने में कोई एतराज़ नहीं। देखो तुम एक काम करना, एहसानपुर है एक छोटे से कस्बे का नाम, और ये कस्बा एक बड़े शहर के करीब है। रेल से तुम उस शहर जाओगे और फिर वहाँ से एहसानपुर के बारे में मालूमात हासिल करके एहसानपुर चले जाना। एहसानपुर में एक मस्जिद हरी के नाम से मशहूर है। उस मस्जिद के मुअज्जिन साहब जो हैं, उनका नाम अब्दुल रहमान है। अब्दुल रहमान साहब को मेरा ये एक पर्चा ले जाकर दे देना। मैंने लिख कर रख लिया है, बस ये काम करना है तुम्हें। उसके बाद अगर अब्दुल रहमान साहब तुम्हारे साथ आना चाहें तो उन्हें लेकर आ जाना। मैं दिलचस्पी से फयाज की बात सुनने लगा और फयाज किसी गहरी सोच में डूब गया। उसके बाद अकरम मियाँ ने हमसे कहा, फयाज पूरी बात तुम्हें बताना इसलिए भी ज़रूरी है कि तुम ज़ाती तौर पर अब्दुल रहमान के बारे में बता दो। जी सरकार, बताइए। असल में मैं एहसानपुर एक शादी के सिलसिले में गया था। ठीक, फिर वहाँ जिस घर में शादी थी बहुत बड़ा घर था, उसमें बड़ा सा बाग लगा हुआ था, लेकिन मैंने इतने वीरान और इतना उजड़ा हुआ बाग कभी नहीं देखा। घर के मालिक जो थे, उनसे मैंने उन बाग के बारे में पूछा कि इतनी खूबसूरत जगह को आपने इस तरह बर्बाद करके क्यों रखा हुआ है, तो वो कहने लगे, मियाँ इस चक्कर में ना पड़ो। मैंने कहा, कैसा चक्कर? तो वो बोले कि बस खामोश रहो। मैं खामोश हो गया फयाज, लेकिन मेरे दिल में एक तजस्सुस जाग उठा। बड़ी रात हुई मुझे उस बात को सुनकर।
میں نے ایک دفعہ اس باغ کی طرف جانا چاہا تو ان صاحب نے کہا کیوں زندگی گنوانے کو تلے ہوئے ہو بے وقوف آدمی۔ میں نے حیرت سے انہیں کھانا لے جانے کے کیوں اور وہ ناراض کیوں ہو گئے۔ میں نے کہا محترم بزرگ میری سمجھ میں بات نہیں آئی، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ اس باغ کی طرف مت جانا، پر کیوں؟ معلوم کیے بغیر باز نہیں رہو گے۔ دیکھیے انسان کے دل میں کوئی نہ کوئی تجسس تو ابھر آتا ہے، اور خاص طور پر ایسی بات کے بارے میں جس کے لیے اسے رکا جائے، تو پھر جاؤ مرو جا کر۔ اگر تجسس جاگ اٹھا ہے میں اپنی زبان سے وہ نہیں کہہ سکتا جو میں کہنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا اور ناراض ہو کر چلے گئے۔ میری حیرت اور تجسس عروج پر پہنچ گیا، اور پھر اپنی ضدی فطرت سے متاثر ہو کر میں آخرکار اس باغ میں داخل ہو گیا۔ بڑے بڑے گھنے اور خوبصورت درخت تھے، گھاس پانی نہ ملنے کی وجہ سے سوکھ گئے تھے، قدیم درختوں میں پرندے تک موجود نہیں تھے۔ ایک عجیب سی ویرانی اور عجیب خاموشی وہاں طاری تھی، حالانکہ علاقہ اتنا خوبصورت تھا کہ وہ تو پرندوں کی جنت بن سکتا تھا۔ میں ایک درخت کے قریب پہنچ کر اسے دیکھنے لگا، پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہوا اس کے آخری حصے میں پہنچ گیا۔ یہاں بھی ایک بڑا سا درخت پھیلا ہوا تھا، لمبی لمبی شاخوں، عجیب و غریب سا درخت، اور میں نے دیکھا کہ اس درخت کے نیچے 3 تنے سے پشت لگائے ہوئے کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ ایک لمحے کے لیے تو میرے دل میں خوف پیدا ہوا، لیکن پھر میں سنبھلا اور میں نے ادھر جا کر دیکھا، لیکن جو کچھ میں نے دیکھا اسے دیکھ کر میں سخت حیران رہ گیا تھا۔ فیاض مجھے یہ کہانی سنا رہا تھا اور میں دلچسپی سے اس کی صورت دیکھ رہا تھا۔ کبھی بعض کہانیاں اس طرح اپنی دلچسپی میں سمو لیتی ہیں کہ دوسری چیزوں کا خیال ہی نہیں رہتا۔ دفتن فیاض ہی نے گھڑی دیکھی اور بولا، ارے باپ رے بڑی دیر ہو گئی ہمیں تو۔ کیا مطلب؟ وہ اصل میں اکرم میاں کو یہ تو پتا ہے کہ ٹرین کب آ جائے گی، ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ بس جانے دو ہمیں، فیاض نے کہا، اور میں ہنسنے لگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے چلو۔ فیاض کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ سکی کہ چلو کا لفظ میں نے کیوں استعمال کیا، لیکن جب وہ تانگے میں بیٹھا اور میں بھی اس کے بعد ساتھ بیٹھ گیا تو وہ بولا، بھیا تم کہاں جا رہے ہو؟ حویلی، میں نے جواب دیا۔ فیاض حیرانی سے میری صورت دیکھنے لگا اور پھر بولا، وہ تو ٹھیک ہے مگر ابھی تو ہمیں اکرم میاں کے ساتھ بہت سے کام کرنے ہوں گے، ہم وقت نہیں نکال سکیں گے، مگر دوبارہ تم سے ملیں گے۔ یار فیاض تم نے کہانی ہی ایسی شروع کر دی کہ میں صبر نہیں کر سکتا۔ بات تو تم سچ کہہ رہے ہو، مگر ہاں مگر کیا؟ نہیں میرا مطلب ہے ہمارے ساتھ حویلی۔ ہاں تمہارے ساتھ حویلی، میں نے مزے لیتے ہوئے کہا۔ جو کچھ کہہ رہے ہو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، فیاض بولا۔ کیوں فیاض؟ اس میں سمجھ نہ آنے والی کون سی بات ہے؟ مجھے بتاؤ، خود تمہاری پریشانی میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ہم تو پریشان نہیں ہیں۔ نہیں ہو؟ بالکل نہیں۔ ٹھیک ہے پھر میں تمہارے ساتھ چل رہا ہوں، پھر کسی وقت مل لیتے تو زیادہ اچھا تھا۔ نہیں فیاض اسی وقت چلوں گا، میں نے ضدی لہجے میں کہا۔ فیاض کی حالت قابل دید تھی، وہ مجھے منع بھی نہیں کر پا رہا تھا، حیران بھی تھا اور پریشان بھی۔ خیال ہوگا اس کے دل میں کہ حویلی میں داخلہ ہی ممکن نہیں ہوگا میرا۔ ظاہر ہے ملازموں کے ساتھ کوئی بھی ہو، بہرحال اندر داخل ہونے کے لیے اجازت تو ضروری ہوتی ہے، لیکن تانگے والے کو پیسے دے کر جب وہ حویلی کے دروازے کی طرف بڑھا تو میں بھی اس کے ساتھ ساتھ ہی اندر داخل ہو گیا۔ مجھے کسی نے نہ روکا۔ فیاض کو کسی قدر اطمینان ہوا اور اس نے کہا، پہلی بار ہمارے گھر آئے ہو، آؤ کوارٹر میں بیٹھو، ذرا اکرم میاں کے پاس ہو آئیں، پھر آ کر باتیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، میں نے دل ہی دل میں مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ مجھے ساتھ لیے ہوئے اپنے کوارٹر میں آ گیا۔ اکیلا ہی رہتا تھا۔ یہ کوارٹر عقبی حصے میں تھا۔ ہماری رہائش گاہ الگ تھی، ملازموں کو درجہ بدرجہ رہائش گاہیں دی گئی تھیں۔ میں خاموشی سے فیاض کے کوارٹر میں جا کر بیٹھ گیا اور فیاض مجھ سے اجازت لے کر باہر نکل گیا۔ میں دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا۔ فیاض کو جب یہ بات معلوم ہوگی کہ میں بھی اب یہیں رہتا ہوں تو خوش بھی ہوگا اور ہنسے گا بھی، شرمندہ بھی ہوگا کہ نہ جانے کیا کیا سوچتا ہوا مجھے لے کر یہاں تک آیا ہے۔ لیکن بہرحال فیاض نے اب تک جو کچھ سنایا تھا وہ میرے لیے باعث حیرت اور دلچسپ تھا۔ عجیب و غریب سی کہانی تھی، نہ جانے کیوں ذہن کو لگتی سی تھی۔
लेकिन फयाज ने वापसी में देर नहीं लगाई। अंदर आकर दरवाज़ा बंद करते हुए बोला, अकरम मियाँ कहीं गए हुए हैं, चलो अच्छा हुआ थोड़ी देर आराम करने का मौका मिल जाएगा। हम कह आए हैं कि अकरम मियाँ आ जाएं तो हमें फ़ौरन बुलवा लिया जाए। अब उनके कहने की कोई बात नहीं रहेगी। हाँ, अब ये बताओ, पहली बार आए हो, क्या खिदमत करें तुम्हारी? यार अभी तो चाय पी कर आए हैं, क्या खिदमत करोगे? नहीं, चाय हमारे साहब की पियो, तुम्हारी मर्जी है। चाय ऐसी चीज़ है कि जिसके लिए इनकार करना भी गुनाह है। मैंने थोड़ा सा इंतज़ार किया। फयाज चाय की 2 प्यालियाँ लेकर अंदर आ गया और बोला, चलो अब होंगी बातें मज़े की। मगर तअज्जुब की बात है, ये फाटक वाले बड़े शरीफ हो गए हैं। किसी ने तुम्हें हमारे साथ आने से मना नहीं किया, हालांकि पूछ-गुछ होती है कि क्यों आए हो भाई यहाँ, या अगर कोई आता है तो कौन है? अच्छे लोग हैं, मैंने जवाब दिया और फिर कहा, तुम कहानी शुरू करो। तुम्हारी कहानी ही मुझे पीछे लगाए लगाए यहाँ तक लाई है। कहानी है भी ऐसी भैया। तो अकरम मियाँ ने हमें जो बताया वो यूँ था कि उस दरख्त के पास पहुँचे और उन्होंने वहाँ बैठे हुए वजूद को देखा, लेकिन जब उस तक पहुँचकर उन्होंने उसे अपने पूरे का पूरा देखा तो हैरान रह गए। एक मासूम सी भोली भाली सी लड़की गर्दन झुकाए गम में डूबी हुई बैठी थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि अकरम मियाँ उसे देखकर पत्थर के होकर रह गए। देर तक उसे देखते रहे, फिर अपने आप को संभाल कर उन्होंने कहा, क्या बात है, कौन हो तुम, क्या कर रही हो यहाँ? लड़की ने निगाहें उठाकर अकरम मियाँ को देखा तो अकरम मियाँ का कहना ये है कि बस जैसे उनका सारा खून सूख गया। वो थोड़ी देर तक उन्हें देखती रही और फिर बोली, मुझसे मेरे दिल का हाल मत पूछो, मगर तुम कौन हो? जो कोई भी हूँ, क्यों मुझे परेशान करने आ गए हो? देखो, मुझे तुमसे हमदर्दी है। तुम जो कोई भी हो, मुझे अपने बारे में बताओ। अगर मैं तुम्हें अपने बारे में बता दूं तो मुझे अपने साथ ले चलोगे। कहाँ? अपने घर। मगर तुम मेरा मतलब है तुम्हारा कोई नहीं। हाँ, मेरा कोई नहीं है इस संसार में, अकेली हो। हाँ, मगर यहाँ रहती हो क्या? हाँ, इस वीराने बाग में। डर नहीं लगता तुम्हें? नहीं। फिर बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? वो अकरम मियाँ को देखने लगी, फिर उसके बाद बोली, तुम बड़े सुंदर हो, एक वचन दो मुझे। वचन? हाँ, कैसा वचन? मुझे अपना बनाकर रख सकोगे? तो तुम्हें मेरा मतलब है, देखो तुम खुद मेरे पास आए हो, मैं तुम्हारे पास नहीं गई। तुमने अगर अपना वचन तोड़ दिया तो अच्छा नहीं होगा। मगर मैंने तुम्हें वचन दिया ही कहाँ है?